नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। चलिए आज समय में पीछे चलते हैं और भारत के इतिहास के एक ऐसे शानदार दौर की कहानी सुनते हैं जिसे अक्सर स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गुप्त साम्राज्य की। तो इस कहानी को हम कैसे समझेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि इस राजवंश की शुरुआत कैसे हुई, फिर मिलेंगे इसके महान सम्राटों से, जानेंगे कि कैसे ये साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंचा और अंत में देखेंगे कि इसकी विरासत क्या थी। ये हैं वो कुछ प्रमुख शासक जिन्होंने गुप्त साम्राज्य को आकार दिया। श्रीगुप्त से लेकर स्कंदगुप्त तक, इन्हीं के इर्द गिर्द हमारी आज की कहानी घूमेगी। तो चलिए कहानी के एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। देखते हैं कि गुप्त वंश की नींव आखिर पड़े कैसे थी। देखिए, इस महान साम्राज्य की कहानी की जड़ें हैं श्रीगुप्त में, जो इसके संस्थापक थे। उनके बाद उनके बेटे घटोत्कच ने इस विरासत को आगे बढ़ाया और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया, जो उस वक्त सत्ता का एक बड़ा केंद्र था। अब कहानी में एंट्री होती है उस शासक की जिसने इस राजवंश की तकदीर ही बदल कर रख दी। ये थे चंद्रगुप्त प्रथम। इन्हें ही इस राजवंश का पहला महान सम्राट माना जाता है। एक ऐसा राजा जिसने गुप्त साम्राज्य को एक नई और ऊंची उड़ान दी। उनके 3 काम बहुत ही अहम थे। पहला, एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक शादी। दूसरा, एक दमदार शाही उपाधि अपनाना। और तीसरा, एक नए युग, एक नए कैलेंडर की शुरुआत करना। और वो उपाधि थी महाराजाधिराज। जरा सोचिए, इसका मतलब महान राजाओं का राजा। ये बस एक टाइटल नहीं था, ये एक ऐलान था कि अब गुप्त शासक कोई छोटे मोटे राजा नहीं, बल्कि एक बड़ी ताकत बन चुके हैं। और ये साल 319 एडी इतिहास में दर्ज हो गया। इसी साल से चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त युग की शुरुआत की। यहीं से इस साम्राज्य का ऑफिशियल टाइमलाइन शुरू होता है। तो जब साम्राज्य की नींव मजबूत हो गई, तो फिर शुरू हुआ विस्तार का दौर, और वो भी एक जबरदस्त मिलिट्री जीनियस के नेतृत्व में। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गद्दी पर बैठे उनके बेटे समुद्रगुप्त, एक ऐसे योद्धा जिनकी जीतों के किस्से दूर दूर तक मशहूर हुए। उन्हें भारत का नेपोलियन तक कहा गया। अब ये नाम इतिहासकारों ने यूं ही नहीं दिया, ये उनकी शानदार मिलिट्री स्ट्रैटेजी और लगातार मिली जीतों को सलाम था। अब चलिए देखते हैं कि ये साम्राज्य अपनी कामयाबी की बुलंदियों पर अपने चरम पर कैसे पहुंचा। इसके बाद आए एक और महान शासक, चंद्रगुप्त द्वितीय। उन्होंने न सिर्फ साम्राज्य की शान और शौकत को बढ़ाया, बल्कि परम भागवत की उपाधि भी अपनाई, जिसका मतलब होता है भगवान का सबसे बड़ा भक्त। लेकिन गुप्त साम्राज्य की कहानी सिर्फ जंग और जीत तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने ज्ञान और शिक्षा के भी ऐसे केंद्र बनाए जिन्हें दुनिया आज तक याद करती है। ज्ञान की इस विरासत को और मजबूत किया चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त प्रथम ने एक ऐसा काम किया जिसकी वजह से पूरी दुनिया से लोग ज्ञान की तलाश में भारत आने लगे। जी हाँ, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी। ये उस जमाने के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक था। एक ऐसा इंटरनेशनल सेंटर जहां दूर दूर से विद्वान पढ़ने और पढ़ाने आते थे। लेकिन कहते हैं ना, अच्छे वक्त को भी नजर लगती है। अब गुप्त शासकों के सामने अपनी शानदार विरासत को बचाने की चुनौती थी। कुमारगुप्त के बाद जब स्कंदगुप्त का शासन आया, तो साम्राज्य पर सबसे बड़ा बाहरी खतरा मंडरा रहा था। ये थे हूणों के लगातार होते हमले। तो इन राजाओं और लड़ाइयों की कहानियों के परे अगर हम देखें, तो आज हमारे पास गुप्त साम्राज्य की कौन कौन सी निशानियां बची हैं। इसका एक जीता जागता और शानदार उदाहरण है भीतरगांव मंदिर, जो कानपुर के पास है। सोचिए, ये मंदिर पकी हुई मिट्टी की ईंटों से बना है और आज भी गुप्त काल की बेहतरीन वास्तुकला की गवाही देता हुआ खड़ा है। और अब आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, उनकी सैन्य विजय, उनकी बनाई ज्ञान की संस्थाएं, या फिर उनकी अद्भुत कला। गुप्त साम्राज्य की इन विरासतों में से कौन सी चीज आज भी हमारी दुनिया पर सबसे गहरा असर डालती है?